हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 8 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने फ्रंट पेज पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्लेशियर लेक बर्स्ट और एवलांच, साइंटिस्ट टू लीव फॉर स्पॉट टुडे। कल जो उत्तराखंड में फ्लड्स आए हैं उन फ्लड्स के बारे में जानकारी लेने के लिए, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये किस वजह से फ्लड्स आई हैं। कल ये जो आपके सामने आप सीन देख रहे हो कितना ज़्यादा डरावना आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें अभी साइंटिस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हुआ। ये ग्लोव था, ग्लोव का मतलब हम समझेंगे, साथ में ये कोई एवलांच था या कोई और वजह थी जिसकी वजह से ये फ्लड्स आई हैं। तो फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं उनके बारे में ये आर्टिकल है। थोड़ा ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट भी हमें जानने को मिलेंगे, देखेंगे। एक ये आर्टिकल यहाँ पे देखेंगे। इसके आगे हम गंगा रिवर की जो आप देखोगे मदर ट्रिब्यूटरीज हैं, अलकनंदा, ये जो इम्पोर्टेंट भागीरथी, मंदाकिनी, तो अलकनंदा रिवर में ये आप देखोगे ये फ्लड्स आई है, ठीक है। तो देखेंगे गंगा नदी का क्या एक ट्रैक रूट है, मैप में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रंट पेज पे। बाकी इसके अलावा और कोई भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे चलते हैं। फिर आगे अगर बात करें तो बीच के पेजेस पे कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट फिर बात आ जाती है एक्सप्लेन पेज पे, जहाँ पे हम देखेंगे ये वाला आर्टिकल। इस वाले आर्टिकल में पूरी पॉलिटिक्स डिस्कस की हुई है, बट लिंगायत्स के बारे में, ये जो एक सेक्ट है, इसके बारे में हम जानेंगे कि कौन होते हैं लिंगायत्स। ये वाला पैराग्राफ हमारे लिए इस वाले आर्टिकल से इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉलिटिक्स से बिल्कुल काम की नहीं है, ये वाला पिक करेंगे, इसको हम रीड आउट करेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो आप चलें नीचे की तरफ, तो ये कोविड-19 केस फॉर क्वेश्चन, ये बिल्कुल काम का नहीं है। इस वाले आर्टिकल में नीचे वाले में असम में प्रधानमंत्री मोदी गए हुए हैं, तो उन्होंने जो मार्टिर्स हुए हैं, जो शहीद हुए थे इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे असम की तरफ से, उनमें एक, वैसे 12 साल नहीं है, 17 साल की एक छोटी बच्ची जिसने अपनी तरफ से अपनी जान तक दे दी थी, ठीक है ना। तो उसके बारे में जानेंगे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, बाकी चीज़ें बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की हैं जो हमारे इतने काम की है नहीं। तो ये वाला पोर्शन हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले आर्टिकल से। इसके अलावा आगे चलें तो फिर हम आ गए सीधा वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे कोई भी इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस छोड़ के इसको कि जो आयतुल्ला खमेनी है, ईरान के जो लीडर हैं, आप कह सकते हो मुस्लिम लीडर, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है कि अगर यूएसए जो भी कर्ब ईरान पे लगा चुका है उनको अगर हटा लेता है तो ईरान रीजॉइन कर सकता है न्यूक्लियर डील, जिसको हमने जैकपोआ बोला था, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी काम का नहीं है। फिलहाल हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे क्या टाइमलाइन थी, बस वो बता रखी है। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल आपके सामने यहाँ पर कि हमारी जो एफएम है उन्होंने पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कहा है कि हम फैमिली का सिल्वर केवल हल्के में नहीं बेच रहे हैं। यहाँ पर क्लैरिटी लाई जा रही है कि किस तरीके से जो पीएसयूज घाटे का सौदा बनते चले जा रहे हैं, जिनमें इतना सारा पैसा लगा दिया टैक्स पेयर्स का और वो अभी भी घाटे में ही चल रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक रिकवरी देने की ज़रूरत है। इसी चीज़ को यहाँ पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने हाईलाइट किया है। ये आर्टिकल उसी पे एसोसिएटेड है, पब्लिक को एड्रेस कर रही हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ माइन्यूट डिटेल हमारे लिए जानने की है नहीं। बाकी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ये वाला आर्टिकल। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे, नीति आयोग ने ऑर्डर किया है कि जो जुडिशियल डिसीजंस आते हैं ना, कभी भी जुडिशरी कोई भी वर्डिक्ट दे, जैसे कि कोई एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो उनके क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आते हैं, तो उसके लिए हमें जजेस को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। तो एक स्टडी ग्रुप स्टैब्लिश किया गया है, तो यह आर्टिकल हम एक देखेंगे। दूसरा हम देखने वाले हैं इधर बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में आप आओ। अब यहाँ पे देखो आप कि बेनिफिट क्या होगा नए व्हीकल्स को खरीदने पे अगर पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करवाने के लिए कोई रेडी हो। तो नितिन गडकरी जी जो हमारे के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि जो भी अपने पुराने व्हीकल्स को वॉलंटरीली स्क्रैप करवाएगा उसको नए व्हीकल में डेफिनेटली बेनिफिट होगा, ठीक है। ये एक आर्टिकल है। इसके अलावा आप नीचे आएँ तो आप देखोगे इधर यूके वाला जो आर्टिकल है वो देखो आप कि यूके ने अभी प्लान कर लिया है कि पेंडेमिक के टाइम पे जिन भी कंपनीज ने ज़्यादा पैसा कमा लिया ना उनको टैक्स लगाना। अब आप देख सकते हो कितना रेट्रोस्पेक्टिव, या नहीं सॉरी, कितना एक तरीके से ये टैक्स टेररिज्म का एक फील आ जाएगा अगर उन कंपनीज में। बाकी यूके में ये किया जा रहा है, तो वो अपने अपने देशों की अपनी अपनी प्लानिंग है और हो सकता है कि उन कंपनियों ने वाकई में बहुत गलत फ़ायदा उठाया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यूके का तो ये। इधर चाइना ने क्या कह रखा है इसी के साइड में आप देखो राइट साइड में कि चाइना ने अपना एक एंटी मोनोपोली गाइडलाइन
इशू किया है टेक जाइंट्स के अगेंस्ट में, क्योंकि इंटरनेट बेसिस जो भी कंपनियां हैं वो अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाह रही हैं, तो उनको रोकने के लिए चाइना ने अपनी तरफ से एक नया कानून बनाया है। तो यही एक काम की बात है जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, SAMR, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन, इस नाम से ये रूल लॉन्च किए हैं चाइना ने। इसके अलावा आपके सामने ये जो फोटो है हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो इन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है कि हम एक गैस बेस्ड इकोनॉमी चाहते हैं जिसकी आज इंडिया को ज़रूरत है। इन्होंने अभी एक नेचुरल गैस पाइपलाइन को इनॉग्रेट किया है जो कि धोबी से दुर्गापुर तक के बीच में है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आर्टिकल भी देख लेंगे। तो ऐसे करके कुछ आर्टिकल्स को तो हमने यहाँ पे जस्ट ले लिया, अब देख लेते हैं जिन आर्टिकल्स को हमें डिटेल में देखना है। फर्स्ट आर्टिकल है ग्लेशियर लेक के बर्स्ट से रिलेटेड या एवलांच से रिलेटेड। एक तो ये आप मैप अच्छे से देख लें, इसके अंदर यहाँ से आप देख सकते हो चमोली, ठीक है, ऋषिगंगा, चमोली आ गया, ऋषिगंगा यहाँ पे है, धौली गंगा रिवर, और ये है वाला जोशीमठ रीजन जहाँ पे ये फ्लड एक्सपीरियंस किया गया है। ठीक है, ये हाईलाइटेड रीजन। ऐसे देखो विष्णुप्रयाग, ऐसे ही कंचामला, अलकनंदा रिवर, ये मेन रिवर कोर्स है, ये अलकनंदा का है, समझ गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अफेक्टेड एरिया इतना ज़्यादा, इससे पूरे फ्लड से इतने ज़्यादा एरिया पे असर पड़ा है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको डिटेल में। देखो, ग्लेशियर लेक बस्ट है या क्लाउड बस्ट है या एवलांच है, किसी को पता नहीं है अभी, क्योंकि साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये अचानक से इतना ज़्यादा पानी आना जिसकी वजह से चमोली के आसपास में फ्लड्स आ गई, जो कि 2013 के बाद में बहुत बड़ी डिजास्टर कंसिडर की जा रही है। थोड़ा सा डर भी था शुरुआत में कि कहीं ये डिजास्टर और ज़्यादा बड़ा रूप ना ले ले, बट साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये एक बार हमें चेक करने के बाद ही पता पड़ेगा कि ये ग्लोफ है क्या। चांसेस तो ये है कि ग्लोफ ही है। अब देख लेते हैं ग्लोफ होता है क्या। तो ग्लोफ का मतलब होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो इसके रेफरेंस में आप देख सकते हो कि साइंटिस्ट ने कहा है इसकी वजह से कहीं डाउनस्ट्रीम में ये फ्लड्स को देखा गया है। अब ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कैसे बनती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, नॉर्मली आप देखो कि ज़्यादातर ग्लेशियर्स जो हैं वो रिट्रीट कर रहे हैं, मतलब पिघल रहे हैं, धीरे धीरे उनकी साइज़ है वो कम होती चली जा रही है, और उसमें ज़्यादातर हम देख रहे हैं हिमालयन रीजन में। और जब ये पिघलते हैं ग्लेशियर्स तो वहाँ पर जो पानी होता है वो फिर क्या बना लेता है, लेक, पिघला हुआ पानी लेक बना लेता है। और वो जो लेक है वो सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर सेडिमेंट जो भी होते हैं उनसे और बाउल्डर से एक बाउंड्री बन जाती है उसकी, और उसमें वो लेक इकट्ठा, उसमें पानी इकट्ठा होने लग जाता है धीरे धीरे पिघल के। अब एक लिमिट तक वो जो बाउंड्री है ना वो बेयर कर लेती है, बट उसके बाद में आप देखोगे कि अचानक से फिर ये जैसे ही लेवल बढ़ जाता है तो फ्लड टेक ओवर कर जाता है और ये टूट जाता है बांध, और इसकी वजह से ये ग्लोफ वाली फ्लड्स आती हैं। और फिर वो लेक जैसे ही एक बार से बर्स्ट होती है, मतलब एकदम से उसके जो आप कह सकते हो बाउंड्रीज हैं वो ब्रीच होती हैं, तो अचानक से बहुत सारा पानी फिर स्ट्रीम में आके मिल जाता है, और वो स्ट्रीम के पानी को एक मोमेंटम मिलता है जिसकी वजह से फ्लड बन सकती है। तो एक तो ये कयास लगाया जा रहा है। इसमें आप देखोगे ग्लोफ का जो इवेंट है ये कोई अनयूजुअल नहीं है। ये आप देखोगे धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ग्लेशियर्स हैं वो रिट्रीट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये आउटकम आप देख सकते हो, उसके रिजल्ट आप मान सकते हो। हाँ, ये ब्रीच जैसे ही होती है बाउंड्री का, इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कई बार एवलांच हो जाए वहाँ पर, उसकी वजह से भी वो टूट सकता है। इसके अलावा आप देखो कोई और प्रॉब्लम आ जाए जहाँ पर आप देख सकते हो कि अचानक से पानी वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से ये आउटब्रेक हो सकता है। बट अभी भी जो है साइंटिस्ट इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल एग्रीड नहीं है कि ऐसा ही है, बस जब तक वो एविडेंस ना कलेक्ट कर लें तब तक वो चीज़ फाइनल नहीं हो सकती। दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हो एक टर्म और आ रही है, दैट इज एवलांच। एवलांच का मतलब क्या होता है, अचानक से एक बड़ा जो बर्फ का मास है उसका टूट जाना, उसको एवलांच बोल दिया जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ आप देखोगे वो भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कौन सा रीज़न है, या फिर क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना, देखो वो पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि इस टाइम पे बादल का फटना थोड़ा सा कम ही है, वो मॉनसून के टाइम पे रहती है वो चीज़। हाँ, ये बात ठीक है कि इस टाइम पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत सारे आते हैं तो उसकी वजह से आ जाए थोड़ी बहुत फ्लड्स, बट अभी क्या है, चांसेस बहुत कम है। ठीक है, यही चीज़ मेन इसमें थी। आगे चलते हैं। अब देखो ये आपके सामने स्क्रीन पर है कि किस तरीके से गंगा का ओरिजिन होता है। सबसे पहले देखो विष्णुप्रयाग में धौली गंगा
और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, ये दोनों मिक्स होती हैं और फिर अलकनंदा, ये जो ब्लू लाइन है ये पूरी अलकनंदा ही है, बस अलकनंदा की अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं। तो सबसे पहले विष्णुप्रयाग में आके मिलती है धौली गंगा, फिर नंदप्रयाग में नंदाकिनी, और फिर आगे कर्णप्रयाग में आप देखोगे पिंडारी गंगा, ऐसे ही रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, और देवप्रयाग में फिर भागीरथी आके मिलती है, और यहाँ पर फिर बाद में देवप्रयाग से गंगा कहलाती है ये रिवर। तो ये पूरा नेटवर्क आप अच्छे से देख लें। ये जो 5 प्रयाग हैं इनको पंच प्रयाग भी बोला जाता है, ये आप ध्यान रखना। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, और देव प्रयाग में आकर के गंगा गंगा बनती है। बाकी उसके पहले मेन जो स्ट्रीम है वो है अलकनंदा, और इसमें सारी आके मिलती रहती हैं, एक एक दो दो जो भी है। और फिर भागीरथी है वो गंगोत्री से ओरिजिन होती है, तो मंदाकिनी केदारनाथ से, तो ऐसे ही अलग अलग रीजन से होती रहती है और अल्टीमेटली देवप्रयाग में आकर के गंगा बनती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब आ गए हम सीधा एक्सप्लेन पेज पे। तो लिंगायत कम्युनिटी को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, तो देख लेते हैं। देखो, लिंगायत एक डोमिनेंट कम्युनिटी है जो कि कर्नाटका की 6 करोड़ पॉपुलेशन में से 17% पॉपुलेशन तो लिंगायत कम्युनिटी की ही है। इस कम्युनिटी में आप देखोगे पोल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये तो हमारा इतना काम का है नहीं। अब यहाँ पे बात रहती है, देखो लिंगायत को हिंदू सबकास्ट के तौर पे कंसिडर किया जाता है और इनको कहा जाता है वीराशैव लिंगायत। ये एक तो नाम याद रखना। ये किसके फॉलोवर हैं? 12th सेंचुरी के एक फिलोसोफर हुए हैं जिनका नाम है संत बासवाना, उनको फॉलो करने वाले हैं ये लोग। और आप देखोगे ये मूवमेंट अपने हिसाब से स्टार्ट हुआ था, तो इसका काम क्या था कि जो भी सोशल या सोसाइटी की बेड़ियां हैं उनको तोड़ा जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेड़ी थी वो थी कास्ट सिस्टम, कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म किया जाए, उसके लिए इन्होंने काम किया था। वीराशैव लिंगायत इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने अपनी तरफ से अपने जो भी फॉलोवर्स हैं उनको नॉलेज दिया, और ये शिव भगवान की आप कहोगे लिंग के रूप में इन पूजा करते हैं, इसलिए इनका नाम लिंगायत हो गया। साथ में आप देखोगे बासवाना के फॉलोवर और वीराशैव के फॉलोवर्स दोनों मिलकर के फिर वीराशैव लिंगायत कहलाते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम ट्रेडिशंस जो हैं वो हिंदुइज्म की ही ये फॉलो किया करते हैं, और लिंगायत कम्युनिटी जो है इनको एक सब सेक्ट के तौर पे भी कंसिडर किया जाता है हिंदुइज्म में। तो ये तो हुआ लिंगायत के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग। अब थोड़ा सा बचा हुआ काम आप खुद करोगे गूगल करके। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल है कि पीएम है वो असम में है अभी, और उन्होंने मार्टी टाउन है वहाँ पर कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी हमारी आज़ादी के लिए, तो उसमें एक छोटी सी मतलब छोटे बच्चों ने भी किस तरीके से ब्रिटिश बुलेट्स को एकदम खुले हाथों से एक्सेप्ट किया था। और ये जो मूवमेंट था वो 1942 का जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था ना, उसमें ये पार्टिसिपेशन को शो करता है। तो सबसे पहली बात, ये जगह कौन सी है? ये है देखी जूली, ठीक है, देखाई जूली नाम जगह है, और इसका कनेक्शन क्विट इंडिया मूवमेंट से क्या है बस वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखाई जूली पॉसिबली यंगेस्ट मार्टीर के लिए मार्टीर का घर है जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट जिसने किया था। सितंबर 20, 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट का ये पार्ट बने थे, और जब फ्रीडम फाइटर्स की एक प्रोसेशन, एक जब रैली निकल रही थी और बहुत सारे पुलिस स्टेशंस के अक्रॉस असम में, उस टाइम पर ये इंसिडेंट होता है कि जब जो स्क्वाड था, मतलब एक ग्रुप था पूरा का पूरा, जिसका नाम क्या था? मृत्यु बहिनी, जिसको आप हिंदी इंग्लिश में क्या बोलोगे? डेथ स्क्वाड, जो कि मरने के लिए तैयार थे, बस हमें आज़ादी दो। तो उन उसमें वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन था हर एक सेक्शन से, इवन वुमेन, चिल्ड्रन, सब ने पार्टिसिपेशन अपनी तरफ से दिया था। और टारगेट क्या था? ट्राई कलर को होस्ट करना, ठीक है। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उन्होंने बहुत ही मतलब हैविली उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया। तब जाके गोहपुर करके एक जगह है, वहाँ पर 17 साल की एक कनकलता बरुआ करके एक लीडर थी इस पूरे में, वो उन्होंने अपनी डेथ को एक्सेप्ट किया, बस किस नाम पे? कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो देखाई जूली करके एक जगह है जहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। तो 15 जनों की इसमें डेथ हुई थी, और उसमें एक वुमेन भी थी जिसकी उम्र 12 साल थी, और उस 12 साल की का नाम क्या था? तिलेश्वरी बरुआ। तो ऐसे करके आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर टाउन को मार्टीर टाउन भी बोला जाता है, शहीदों का शहर भी बोला जाता है। फिर बाकी छोटे छोटे और भी नाम हैं, वो हमारे इतने काम के हैं नहीं, क्योंकि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में इतने नाम आते नहीं हैं। बाकी ये जगह और ये थोड़ा सा एसोसिएशन हमारे लिए जानना ज़रूरी था। आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं वर्ल्ड पेज पे। तो खमेनी जो कि वहाँ के लीडर हैं,
सुप्रीम लीडर हैं ईरान के अयतुल्ला अली खमीनी, तो उन्होंने ये कहा है कि यूएस अगर अपने कर्व जो भी लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के रीन के टाइम पे वो अगर हटा लेता है तो हम फिर से न्यूक्लियर डील में आ जाएंगे। पर अभी क्या है, ईरान पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं फैक्ट्स भी हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रैक्टिसेस फिर से स्टार्ट कर दी है, जो जैकपुआ की जो साइन हुई थी एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट 2015 में 6 पार्टीज थी एक तरफ, जिसमें P5+1, P5 कौन से हो गए, पांचों के पांचों परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें यूएस, यूके, ये हो गया आपका फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, चाइना और प्लस जर्मनी और साथ में ईरान, ऐसे करके ये एग्रीमेंट हुआ था। बट जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है तो डोनाल्ड ट्रंप 2018 में इस ट्रीटी से बाहर निकलने के लिए अनाउंस कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे, और ईरान भी फिर इस चीज़ को लेकर के बड़ी चिंता में आ जाता है कि जब यूएसए ही हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है इसमें, और जब हमारे ऊपर सैंक्शन ही लगाने हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज़ को, तो हम क्यों न्यूक्लियर डील को फॉलो करें। तो अगर यूएसए अपने सैंक्शंस को रिमूव कर लेता है तो यहाँ पर ये जो खमीनी है ये बोल रहे हैं कि तेहरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो आप कहोगे उसके ऊपर बातचीत करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप देखोगे मिडिल ईस्ट में ईरान, सऊदी अरब दोनों एक दूसरे के राइवलरी हैं, इनकी सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो डिस्टर्बेंस लगातार बनी रहेगी वहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि नीति आयोग ने ऑर्डर दिए हैं एक स्टडी करने के लिए कि क्या जुडिशियल डिसीजंस का क्या इकोनॉमिक इफेक्ट आता है। देखो, इसके लिए नीति आयोग आप जानते हो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर प्योरली एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि थिंक टैंक की तरह काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो उन्होंने कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी कट्स करके एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको ये कहा है कि जो भी वेरियस जजमेंट्स आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के हो या एनजीटी के हो या कोई भी क्वाजी जुडिशियल बॉडी हो जैसे कि एनजीटी, तो इनके डिसीजन जो भी हैं वो जुडिशियल नेचर के होने के बावजूद उनका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में स्टडी करो। इससे क्या होगा, देखो ये जो जुडिशियल बॉडीज़ होती है ना, इनमें अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, और जजेस को इकोनॉमी के बारे में कोई एक्सपर्टाइज नहीं होता, और एक्सपर्टाइज नहीं होता है फिर वो वर्डिक्ट दे देते हैं और फिर बाद में इकोनॉमी को उसके मतलब हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। आपको अगर याद हो तो 2017 में, या फिर आपने नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी तरफ से डिसीजन दिया था कि हाईवे के पास में कोई भी वाइन शॉप नहीं खोलेगा लगभग 400 मीटर के दायरे में। बट उससे कितने लोग बेरोजगार हो गए थे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं आया था। फिर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को रिपील किया था कि कैसे भी करके इकोनॉमिक जो इफेक्ट आता है ना जुडिशरी के डिसीजन का, उसका हमें एक आइडिया होना चाहिए, और जजेस को भी उसको लेकर के सेंसिटाइज करना ज़रूरी है कि जब भी वो वर्डिक्ट लें, कोई भी डिसीजन दें, तो इकोनॉमिक इफेक्ट को ज़रूर एक बार दिमाग में लेकर के आए, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे एनजीटी हो। तो ये है पूरा इस मुद्दा इस आर्टिकल के अंदर। इसके अलावा हम आगे देखें इसी पेज पर, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी असम उधर गए हुए हैं ही, तो इन्होंने हल्दिया में एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को शुरू किया है, और उस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का आप नाम दे रहे हो, ये देखो 348 किलोमीटर धोबी से डूंगरपुर करके दुर्गापुर, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये लॉन्च किया है। इसमें फर्टिलाइज़र की जो प्रोडक्शन होती है ना फर्टिलाइज़र्स की, तो उसमें देखो नेचुरल गैस की डिमांड होती है। तो एक तो ये बताया इन्होंने, वन नेशन वन गैस ग्रिड बनाने का प्रोग्राम पे काम कर रहा है इंडिया, और गैस पे बेस्ड जब इकोनॉमी चलेगी तो पोल्यूशन को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये जो धोबी दुर्गापुर पाइपलाइन है, ये कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में 10 डिस्ट्रिक्ट और बिहार में, वेस्ट बंगाल और 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इनको भी फ़ायदा पहुंचाएगा। तो झारखंड के में भी गैस पाइपलाइन की एक्सेसिबिलिटी इंश्योर की जाएगी। इससे क्या होगा कि अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई हो पाएगी, तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन जो होता है दुर्ग में या फिर सिंदरी वाले रीजन में वेस्ट बंगाल में, तो वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिट गेन कर पाएगा। ओके, इसके अलावा इसी पेज पे और जो न्यूज़ देखें हम, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि अगर आप नई गाड़ी खरीदते हो और पुराने को स्क्रैप करवाते हो तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा नई वाली गाड़ी में। देखो ये बजट में अनाउंस किया गया हुआ है वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, जिसमें कहीं ना कहीं अगर कोई भी अपने व्हीकल को, अगर कह सकते हो
स्क्रैप कराएगा तो नए व्हीकल की खरीदते टाइम पर उनको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, जो पुराने व्हीकल्स हैं उनका फिटनेस टेस्ट भी अगर वो टाइम पे करवा लेते हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट रहेगा। इससे क्या होता है, देखो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। रही सही में फ्यूल एफिशिएंसी जितनी आएगी उतना फ़ायदा है, क्योंकि हम इंपोर्ट पे ज़्यादा रिलाय करते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये स्कीम चलाई गई है। और साथ में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हम बूस्ट करना चाह रहे हैं 30% तक। ठीक है, 10 लाख करोड़ का टर्नओवर हमें टारगेट करना है। तो उस चीज़ के लिए आप देख सकते हो कि ये कदम उठाए जा रहे हैं। पोल्यूशन भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनको भी हमें सही करने की ज़रूरत है। तो आज के डिस्कशन में यही था इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।